नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो महाभारत का एक नया अध्याय महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। महाविकास आघाड़ी में क्या अनबन की खबरें हैं, अलग अलग बातें की जा रही हैं। कांग्रेस का यह कहना कि अगले चुनाव में कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। उसके बाद शिवसेना सामना में कुछ कुछ लिख रही है, उनके विधायक कुछ कह रहे हैं बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की बात। इन सब के बीच में यहां नई दिल्ली में शरद पवार मोदी भगाओ या मोदी हटाओ रणनीति के तहत कांग्रेस के बिना एक कुनबा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस नहीं होगी या कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो कम होगा। क्या है महाराष्ट्र में अभी तक के हालात, क्या माना जाए? आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्लाइड ट्रेस्टो प्रवक्ता हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के, हमारे साथ अभिषेक त्रिपाठी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अतुल जी प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, और संजय जी शिवसेना समर्थक। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, कल एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है यहां दिल्ली में, जो कि शरद पवार जी कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग होंगे, विपक्षी दल होंगे और भी अलग अलग लोग जो कि राजनीति में नहीं है वो भी उसमें शामिल होंगे। संभवतः मकसद यह है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हटाया जाए। इसमें कांग्रेस के ना होने और महाराष्ट्र में अभी जिस तरीके की स्थिति है, जो बयान आ रहे हैं, इन सब चीजों को जोड़ करके आप क्या देखते हैं? ये क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं संकेत जी, खिचड़ी नहीं है, एकदम स्पष्ट है सारी बातें। शरद पवार जी यूपीए के ज्येष्ठ नेता है और उनको अगर ऐसा लगता है कि एक ऐसी गठबंधन ऐसा खड़ा हो सकता है बीजेपी के खिलाफ, तो वो कर सकते हैं। वो ज्येष्ठ नेता है, उनका पूरे हिंदुस्तान में हर राजनेता से अच्छा संबंध है, तो इसका कोई दूसरा अर्थ लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दो वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार जब राष्ट्रपति को निवेदन कोविड के मामले से लेकर, वैक्सीन के मामले से लेकर सर्वदलीय विपक्षी नेता गए थे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने राहुल जी को ही तवज्जो दिया था। राहुल जी ने ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले संबोधित किया था, नंबर 1। नंबर 2, संजय राउत जी जो है शिवसेना के सांसद है, राज्यसभा के नेता है शिवसेना के, उन्होंने सामना में स्पष्ट लिख कर दिया था ये बात कि कोई भी गठबंधन अगर खड़ा होता है तो यूपीए के तहत ही होगा और उसमें कांग्रेस जो है वो उस गठबंधन का आत्मा है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है वो बीजेपी को कैसे हराया जाए, 24 में किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इसके ऊपर अगर पवार साहब जी अगर कुछ प्रयास करते हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं है ना, लेने का कोई जरूरत। देखिए, आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे हैं कि विपक्ष में ये जो कांग्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका हमेशा निभाती है, एक केंद्रीय पार्टी होने के नाते, एक नेशनलिस्ट पार्टी होने के नाते, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के नाते, अब बहुत सारे छोटे छोटे दल जो हैं वो शायद कांग्रेस को उस भूमिका में नहीं देखते। नहीं, ऐसा आपका मानना हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप देखिए 9 स्टेट देखिए, राजस्थान से लेकर कर्नाटक, हरियाणा में भी हमने बहुत अच्छा फाइट दिया था। थोड़ा सा अंतर रहेगा, पंजाब हमारे पास में है, छत्तीसगढ़ हमारे पास में है, मध्य प्रदेश में हमने अच्छा हमारी सरकार थी, गोवा है, मणिपुर है, बाद में मेघालय है। इन सब जगहों में कांग्रेस है। एक विश्लेषण करते समय, एनालिसिस करते समय इस तरह से किया जाता है कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस हर जगह है। कांग्रेस इकलौती पार्टी ऐसी है कि जिसका अस्तित्व पूरे देश में है। फिर भी एक प्रयास किया जा रहा है। मैं क्लाइड जी के पास जाना चाहता हूं। क्लाइड ट्रेस्टो, जाहिर सी बात है, शरद पवार अगर एक कोई दल इकट्ठा करना चाहते हैं या एक फोर्स बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसमें से कांग्रेस ना शामिल होना या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कम होना, यह किस तरफ इशारा करता है? संकेत, कोई इशारा किस तरफ नहीं हो रहा। आपसे ये कह दूं, ये कि ये शुरुआत है। ये कहते हैं ना, पहले चरण जो है उसकी जो मीटिंग है वो हो रही है। आप अटकलें लगा रहे कि कांग्रेस नहीं है, तो लेकिन आपको क्या पता है कि कांग्रेस नहीं रहने वाली? ये तो फर्स्ट राउंड शुरुआत है, पहले मीटिंग होगी। कांग्रेस तो हमारे साथ में, महाराष्ट्र में सरकार है साथ में, हम यूपीए में साथ में है। आगे जो और सारी मीटिंग है बहुत सारी होगी। अभी कल तो जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ नहीं, तो सुनिए तो सेना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, आपको पूरा ब्यौरा दे रहा हूँ। मतलब देयर इज नो सीक्रेट्स, आपको बता रहा हूँ मैं।
अभी कल जो मीटिंग है उसमें एमिनेंट पर्सनालिटीज जो सोसाइटी में, जावेद अख्तर साहब है, सुरेंद्र कुलकर्णी साहब है, और है राजनीतिक दल के लोग भी है, लेकिन दूसरे चरण में आगे जो मीटिंग होगी तो कांग्रेस भी रहेंगे ना उसमें, कौन कहता नहीं रहेंगे। आप रुकिए, आपको तो सब अपडेट मिलते रहेंगे। देखिए, पवार साहब ने शुरुआत से कहा कि जो हम एक विचार के लोग हैं, एक विचार के सब दल है, वो एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर हमें आगे बढ़ना है। तो इसी की शुरुआत है, फिर से हम कर रहे हैं। तो देखिए आगे आगे होगा। और अटकलें लगाना है तो लोगों को, बीजेपी को तो अटकल लगाना। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बीजेपी के नेता चाहे महाराष्ट्र में हो, कहीं पर भी हो, ऐसे परिस्थिति में उनको अपने लोगों को भी साथ में रखना है ना। अगर वो बताते जाएंगे कि भाई हम यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके भी लोग भागकर छोड़कर जाएंगे उनके पार्टी को। तो एक माइंड गेम तो उनको खेलना है ना अपने लोगों के साथ में। तो कहते रहते हैं कि हाँ सरकार जाने वाली है, सरकार जाने वाली, कोई सरकार जाने वाली नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना 5 साल अच्छी तरह से महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे। अब निश्चित रहिए। ऐसा क्यों होता है बार बार संजय गुप्ता जी, ऐसा क्यों होता है बार बार कि कभी क्लाइड जी की पार्टी या कभी अतुल जी की पार्टी या आपकी पार्टी, आप लोगों के मुख से ये गुस्ताखियां हो जाती हैं कि आप एक दूसरे के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। ये कैसी फ्रेंडली फाइट है जिसमें सामना में आर्टिकल भी आएगा लेकिन हम साथ साथ हैं, जिसमें आपके एमएलए चिट्ठी भी लिखेंगे लेकिन हम साथ साथ हैं? बिल्कुल संकेत जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देती मगर जीवन हवा से ही होता है, नींव दिखाई नहीं देती मगर इमारत उसी पे खड़ी होती है, और जिस तरह से बीज दिखाई नहीं देता मगर वृक्ष उसी पे खड़ा होता है, ठीक इसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और उसी विचारधारा पर हर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा से हटेगी तो उसको अपनी जमीन तलाशने में वर्षों लग जाएंगे। तो मैं प्रताप सरनायक जी की इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि शिवसेना को बीजेपी से अपनी नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, क्योंकि विचारधारा ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आधार होती है और विचारधारा पे ही किसी भी पार्टी का अस्तित्व खड़ा हुआ है। तो और हर पॉलिटिकल पार्टी लीजिए, तो अब ये विवाद की बात हुई कि नहीं? एक तरफ अतुल जी और क्लाइड साहब का ये कहना है कि हमें किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना है, और यहां शिवसेना के अंदर क्लाइड साहब ये बात हो रही है कि नहीं, हमें बीजेपी से नजदीकियां बढ़ानी है। जी से पूछ रहे जो एक समर्थक है, आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को पूछ एक बात ये कहना चाहूंगा, एक बात आपको समझनी पड़ेगी मत बोलिए आप कि आज ही सुबह संजय राउत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों पार्टियों में अच्छा सामंजस्य है। नहीं, पर अतुल जी ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था और ये बोला था कि मोदी सबसे बड़े नेता हैं, अपने दल के भी और देश के भी। मुझे ये मिक्स सिग्नल समझ में नहीं आ रहे। तो आपको तो इसमें गलत क्या बोला था उन्होंने? एक बात और कहना चाहूंगा संकेत जी, उन्होंने इसमें गलत क्या कहा था कि मोदी जी आज बड़े नेता है ना, लेकिन इनविंसिबल है ऐसा थोड़ी कहा था उन्होंने। आप उनसे लड़ रहे हैं, इनविंसिबल है ऐसा थोड़ी कहा था। जी ने पूरी नहीं होने दिया है, मेरी बात पूरी नहीं हुई। 100% हम मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो बीजेपी की अभी पिछाहट चालू हो गई है, पीछे आना, बंगाल में हुआ, फिर यूपी में जो लोकल बॉडीज में हुआ है, वो उसके वजह से उनमें बौखलाहट है। मैं सरनाइक जी के बारे में स्पष्ट बता दूं, सरनाइक जी का खत अगर आप पढ़ोगे वो मराठी में है, लेकिन मैं आप बता दूं कि जिस तरह का अलायंस सीबीआई, ईडी और आईटी के साथ भाजपा ने बनाया है, उसका प्रेशर है। वो ये कहते हैं कि हमारे फैमिली को, हमारे परिवार को भी बहुत तकलीफ दी जा रही है। मेरे बाद अनिल परब और उनके बाद रविंद्र रायकर जी जो पूर्व मंत्री थे, अभी विधायक है, उनको भी तकलीफ दी जा सकती है। तो इस तकलीफ से निजात पाना हो तो बीजेपी के साथ आप फिर से सामंजस्य बना लीजिए। तो ये एक तरह का अंदेशा था, एक तरह का इशारा जो है उन्होंने सबको दिया था कि बीजेपी इस्तेमाल करती है इन सारी एजेंसीज का। और ये आरोप हम तो पहले से लगाते आ रहे हैं। ये बंगाल में किया उन्होंने, ये उन्होंने आंध्र प्रदेश में किया, ये उन्होंने तेलंगाना में किया है। वापस आऊं अभिषेक त्रिपाठी, या फिर एक सेकंड क्लाइड साहब आऊंगा आपके पास। अभिषेक त्रिपाठी, आपने सुना अतुल जी, संजय जी और क्लाइड साहब ने क्या बोला। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जब इस किस्म की स्थिति होगी, जब 3 बर्तन आपस में खड़केंगे, कुछ कुछ आवाजें होंगी, तो क्या आप इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आरोप यही लग रहा है। देखिए, अब जैसे शिवसेना के अंदर ये जो सुगबुगाहट है कि हमें नजदीकियां बना लेनी चाहिए,
और ये अटकलें लगनी शुरू हुई प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे की। नहीं, मैं क्या मायने निकाले जाए? पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यह बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते आपके प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र नाना पटोले जी ने बोला कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, खुल के बोला। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि मैं सीएम कैंडिडेट हूं। ठीक है। मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप, उन्होंने बोला कि हम आने वाले 6 महीने बाद जो बीएमसी का चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। तो इससे ज्यादा अब और कौन है जो ये बोलेगा कि हम चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। और जहां तक प्रताप सरनायक जी की चिट्ठी का सवाल है, उन्होंने खुला खुला अपने मन की बात बोल दी है कि हम कहां पे गलत जा रहे हैं, हमें वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए। बात ये नहीं है कि शरद पवार जी दिल्ली में कौन सा समन्वय बना रहे हैं कि मोदी विरोधक तो ये लोग 2014 में भी थे, 2000 में भी थे, फिर 2019 महाराष्ट्र विधानसभा में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए थे, तब भी विरोधक थे। बहुत से लोग हाथ खड़ा करके एक स्टेज पे खड़े हुए थे 2019 में। तो इसका कोई है ना कि खाली बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है मोदी को गिराने के लिए, तो ये सब करेंगे। हाँ, जहां तक ईडी की बात है, सीबीआई की बात है या किसी भी एजेंसी की बात है, तो ना कांग्रेस प्रवक्ता, ना एनसीपी प्रवक्ता, ना शिवसेना के जो समर्थक यहां बैठे हैं उनके पीछे ईडी लगी है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो प्रताप सरनायक जी गायब हैं 6 महीने से, कहीं मिल नहीं रहे हैं, समन भेजा जा रहा है फिर भी वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ तो बातें, मेरे पे ईडी नहीं आई, संकेत जी आप पे ईडी नहीं आई, ये जितने लोग हम बैठे हैं किसी पे ईडी नहीं आई। तो ईडी पे आई ना, यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि इसका जवाब पे आ सकती है, क्योंकि पिछले दिनों अनिल परब का भी एक कच्चा चिट्ठा खुलने वाला था। तो ये एक खुली किताब हो चुकी है संकेत जी, महाराष्ट्र प्रदेश में भी। देखिए वहां मोदी जी है, उन्हें कोई छू नहीं सकता। यहां इनकी मिलीजुली सरकार है, पर सब लोग अलग से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मुंबई में जो आने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है 6 महीने बाद, वो सब चीज तय करता है राजनीति की। वो अपने आप में एक विधानसभा का चुनाव माना जाता है। ठीक है, तो वो भी चुनाव ये सब लोग अपने आप अलग अलग लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के जो है नेता, जो आपने लिखा है, बीजेपी के नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आशाओं में बैठे हैं। लेकिन बात ये है कि हम साथ में रहकर 5 साल ये सरकार चलाएंगे और आगे भी चलाएंगे। अगर किसी को, देखिए एक बात सिंपल है कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके तहत हम साथ में आए हैं और ये एक डेमोक्रेसी है। तो अगर किसी को अगर आगे कहते हैं कि अगर वो लड़ना है उनको, तो इच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन विषय क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि आज सरकार गिरेगी, कल गिरेंगे सरकार, कल आज सरकार गिरने वाले ने 5 साल चलेंगी। अगर अलग भी बात करते, लेकिन सरकार इनको बनाने हम नहीं देंगे। ये कहते हमारे सबसे ज्यादा संख्या थी, हमारा 2024 में ये चलेगा, मोदी जी ठीक है। अभी सत्य परिस्थिति है कि ठीक है मोदी जी है, लेकिन 2024 में क्या होगा कि कोई नॉस्ट्राडामस है क्या जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इन्होंने कहा था ना कि हम सरकार बनाएंगे, तो क्या हुआ, महाविकास आघाड़ी आ गई और ये सपने अभी भी देख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्रास्टो जी, देखिए ये आप जनता के बीच क्या बोल करके जाएंगे? आपके आधे दल कह रहे हैं कि मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी बहुत बड़े नेता हैं। एक कह रहे हैं उनसे करीबियां बना लेनी चाहिए। आप और अतुल जी कह रहे हैं उनसे लड़ाइयां हो जानी चाहिए। इस तरीके से अगर सरकार चलेगी, देखिए आप जो है ना रीडिंग ऑफ कन्वीनियंस, जो आप कहे तो मैं आपके ऊपर इशारा सिर्फ इंडिविजुअली नहीं कर रहा है। रीडिंग ऑफ कन्वीनियंस क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके साथ जाना चाहिए। ये भाग भी पढ़ लीजिए ना, क्योंकि हमें जो परेशानी हो रही है वो परेशानी का निवारण होगा, हम इसके साथ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक शब्द है इंसिनुएशन। प्रताप सरनायक का इंसिनुएशन क्या है कि अगर हम इनके साथ जाएंगे तो इन लोग परेशान नहीं करेंगे हमें। तो उस बात की सत्य परिस्थिति ये है कि अबाउ द लॉ है। अगर ये बीजेपी के जो नेता एक सरनायक साहब की चिट्ठी के सवाल नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, अतुल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये सिर्फ एक बयान या एक इंसान की बात नहीं है। आप देखिए पिछले कुछ समय से, चाहे वो नाना पटोले जी जो कि आपकी पार्टी के हैं, उनका बयान देख लीजिए, उसके बाद सामना में जो आर्टिकल आते हैं वो देख लीजिए। आपके कुछ नेता कुछ बोलेंगे, शिवसेना के लोग कुछ बोलेंगे, एनसीपी की तो मीटिंग ही हो रही है यहाँ दिल्ली में। एक जो छवि जाती है वो क्या जाती है? 2-3 बातें जो है, कैसा कुनबा है जो कि साथी नहीं है। 2-3 बातें मैं आपको स्पष्ट, नहीं, ये कुनबा बहुत बढ़िया है। इस कुनबे ने किसानों के कई प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे से महाराष्ट्र की जनता भी खुश है। ये जो भविष्य बताने वालों को बताना है काम जिनका है ना, उनकी प्रॉब्लम है। पहले बताया हम 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, फिर बताया गुड़ी पड़वा को हमारी पार्टी आ जाएंगी,
फिर बताए 15 अगस्त को देवेंद्र फडणवीस जी, फिर एक पत्रकार को पकड़ लिया कि वो बता रहा है कि कुछ उनका गठबंधन की बातचीत हो गई है। तो ये भविष्य बताने वालों का काम है। तो हर बार पिंजड़े के बाहर जो भविष्य बताने वाला मिट्ठू आता है, वो एक बार भी उसने सही कार्ड उठाया नहीं है भाजपा का। तो तकलीफ ये है। तो इसलिए सरनाईक जी को देखिए, मैं बहुत संगीन आरोप लगा रहा हूं, इस्तेमाल ईडी का हो रहा है। पवार साहब के साथ भी ये कोशिश हुई है, और हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी खुद कहते हैं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तुम वालिया को लाओ, हम उसको वाल्मीकि बना डालते हैं। तो मुझे बताओ, जो टीडीपी के 4 सांसद राज्यसभा में भाजपा में गए हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप है। आईटी, ईडी और सीबीआई तीनों एजेंसियां उनके ऊपर इंक्वायरी कर रही थी। पश्चिम बंगाल में तो वहां तो कुछ और ही हो रहा है। मुकुल रॉय के बहरहाल, मुकुल रॉय आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और नेता लोग कुछ भी बोलें, अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब कल की मीटिंग में देखते हैं कि क्या होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होता है। लंच, इलेक्शन आएगा, अब सिद्धू कैंपेन करेगा, सिद्धू कैंपेन करेगा, उसके बाद माइनिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, और सिद्धू को एक शो पीस बना के सजा दिया जाएगा। जिला परिषद का चेयरमैन बना, मैं वो भी ले लूंगा, लेकिन तुम इस एजेंडे को पूरा नहीं करोगे और ये हैंडओवर चलता रहेगा। हैं 400 की वैक्सीन 1600 में बिकेगी,